आज हमारा प्रोग्राम एक दस्तक फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म से आगाज़ करते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, जो करनी है वो कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। मैं इस शख्सियत के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, कौन जानता था कि इस मिट्टी के घरों में पलने वाला, इन गुर्बतों के अंधेरों में रहने वाला, तारीख गलियों में बचपन गुजारने वाला, वो कामयाब शख्स जो आज एक एम्पायर का मालिक बन गया, कौन जानता था कि कल का आम सा इंसान आज दुनिया में पाकिस्तान का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। कौन जानता था कि टूटे हुए बिखरे हुए ख्वाबों को चुनकर आज एक बड़ा आदमी बन जाएगा। मेरे आज के मेहमान 31 जनवरी 1976 में लाहौर में पैदा हुए, जिनके बारे में बिल गेट्स ने क्या खूब कहा है, इफ यू आर born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स था, वहाँ दाखिला लिया। तो उस दौर में मैं सुबह जाता था, जाके उस कॉलेज की सफाई भी करता था, पानी भी भरता था, सब कुछ करता था। और उसके बाद उन बच्चों में ही बैठ के पढ़ता था जो जो बच्चे वहाँ पे आते थे साथ, लेकिन किसी को नहीं पता होता था कि ये वही लड़का है जो हमारे जिसने इससे पहले इस कॉलेज की सफाई की है और ये सारा कुछ किया, पानी भरा है। और सिर्फ अपनी फीस बचाने के लिए मैं उस कॉलेज के ये सुबह काम करता था। और 8 बजे वो कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। तो और मैं मुगलपुरा रामगढ़ रहता था, और आप हाल रोड बहुत दूर है। और मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था और वहां तक पहुंचता था। और सिर्फ उस वक्त 4 आने दे के मैं रामगढ़ से और वहां मकलऊ रोड तक मैं रोज डेली आता था, क्योंकि उस वक्त बस 4 आने लेती थी और वैगन पे वो दयाल सिंह कॉलेज और एमयू कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता था। तो कुछ अपने माजी के बारे में बताएंगे। आपके वालिद का जो कारोबार था वो सक्सेसफुल था या नहीं था? कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे आप? जी, मेरे वालिद साहब पहले 1976 और 74 में दुबई में थे। फिर उसके बाद उनका दिल नहीं लगता था, बस वो हमारी खातिर मेरी खातिर आ गए, पाकिस्तान आ गए। और फिर पाकिस्तान में बस फिर मामलात इतने अच्छे नहीं रहे। आपको पता है कि टेलर मास्टर पाकिस्तान में कितने कितने पैसे कमा सकता है। तो बहुत सारे मामलात थे, बस बहुत समझ लें कि बहुत बुरी तरीके से गुजर बसर होता था। मेरे वालिद साहब की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, मेरे वालिद साहब को दमा भी था। तो बस बहुत बहुत मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ही जो है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक था, और बड़ी मुश्किल से घर का गुजर बसर होता था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहा था उसने, हाँ कहा था उसने कि अपना बना के छोड़ूंगा, फिर हुआ भी यूं ही, उसने अपना बनाया और छोड़ दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? कोई ऐसी शख्सियत जिसके जाने का दुख हुआ हो? जी, मेरी वालदा के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको माएँ तो माँ ही होती हैं, और जिसकी कमी अभी तक मुझे महसूस होती है। और बहुत मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। मैं अपनी माँ के जाने का गम कभी नहीं भूल सकता। तो दुबई किस तरीके से गए? लाहौर में जिस तरह आप मेहनत कर रहे थे स्कूल में, और जिस तरीके से आप मुख्तलिफ ऑफिसेज में काम किया, तो दुबई किस तरीके से गए, वो कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, 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 बिल्कुल। पहले तो मैंने पाकिस्तान में बहुत स्ट्रगल की। मैं एक-एक दिन में 3-3 चीज़ें करता था। फर्स्ट मैं सुबह कॉलेज जाता था, उसके बाद आके मैं एक तस्मों की फैक्ट्री थी और जूतियों की फैक्ट्री थी, वहाँ पर मैं काम करता था, जो कि गाज़ियाबाद में थी, लाहौर में।
उसके बाद मैं शाम को सदर में एक जो ग्राउंड है उसके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, तो काम सीखने, टीवी मैकेनिक का काम सीखने वहां जाता था। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से कर कर आके जो मेरे मेरे अंकल थे जो दुबई में होते थे बहुत पहले से, तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू सारे घर वाले कहते थे कि ठीक है हमारे बेटे को भी दुबई बुला लेना। बुला बहुत कहते रहे, उन्होंने कहा ठीक है बुला लेंगे बुला लेंगे। मैं फिर बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद मेरी वालदा उनको कहती रही कि बुला लें, तो इस बुलाने बुलाने के चक्कर में मेरा एक पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, फिर उतनी देर में मैं भी बड़ा हो गया, फिर मैं मेरा कजन भी दुबई चला गया, मेरे अंकल का बेटा। फिर मैंने अपने अंकल के बेटे से कहा कि यार आप ही बुला लो, अंकल ने तो अभी तक नहीं बुलाया, आप ही बुला लो। मैंने कहा ठीक है मैं भी बुलाता हूँ। तो वो भी बेचारा कोशिश करता रहा, करते करते एक दो साल उसको भी लग गए, 2 साल और गुजर गए, फिर नहीं कुछ बना। तो फिर मैंने उसको कहा यार भाई बुला लो यार। उसने कहा यार भाई ऐसे तो नहीं हो रहा, अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो आप आ जाओ, 25,000 का वीजा है, 25,000 की टिकट है, ये 3 महीने का टाइम होगा, अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ये 50,000 आपके जाया। तो फिर ये था उस दौर में, ये 98 की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 वो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। और उसके उस वक्त मेरे पास एक बाइक होती थी, वो 22,000 रुपए की मैंने बाइक बेची। और मेरे वालिद साहब जिस कंपनी में काम करते थे उन्होंने टिकट लेके दी, और फिर मैं आके दुबई आ गया। और मैं 28 अप्रैल 1998 को फर्स्ट टाइम मैं दुबई आया। और दुबई आने के अच्छा तो बाद अच्छा तो आपसे ये पूछना था, दुबई में आपने काम का स्टार्ट कैसे किया? दुबई में पहले तो मैं डिश एंटीना का काम करता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मैंने 7 साल हाल रोड पर काम किया, और मैं पाकिस्तान के अच्छे टेक्नीशियंस में मेरा शुमार होता था, जो कि डबल मोटराइज डिश और ये वो सब चीजें जानते हैं। वहाँ पे हाल रोड पर अहमद प्लाजा में एक शॉप है, पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे, उधर का उनके साथ भी काम करता था। उसके अलावा एक और बड़ी शॉप है वीवा इंटरनेशनल वाले, उनके साथ भी मैं जब दुबई आया तो उनके साथ मैं उस वक्त काम कर रहा था। तो जब यहाँ आया तो मुझे जॉब तो मिल गई, और बस बहुत बहुत स्ट्रगल की, बहुत लंबी कहानी है, मैं कहाँ तक आपको बताऊं, बहुत बहुत स्ट्रगल की। अच्छा तो आपसे एक और क्वेश्चन है, ये अरामेक्स में काशिफ कौन थे? हाँ, आर एम एक्स की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आर एम एक्स एक दुबई की कोरियर कंपनी है, बल्कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है। और एक वक्त था कि मैं मुझे उसमें जॉब, कार कोरियर की जॉब करना मेरे लिए मेरा ड्रीम था। और मुझे वहां पे जॉब मिल गई, वहां पे काफी मतलब मुश्किल से जॉब मिलती थी, वहां रिटर्न इंटरव्यू और 2-3 इंटरव्यूज होते थे, उसके बाद मुझे जॉब मिल गई। जब मुझे जॉब मिली तो वहां पे काशिफ, मैं जब जॉब मिली तो मुझे लोग कहते थे, वहां पे मैं एक लड़के का नाम सुनता था, काशिफ, काशिफ, जो कि छुट्टी गया हुआ था पाकिस्तान, तो वो कहते थे, 400-500 लोग उस कंपनी में काम करते थे, वो कहते थे काशिफ जो है ना ये बेस्ट कोरियर है इस कंपनी का। तो मैं उसका नाम सुनता था, लेकिन मुझे भी जब जॉब मिली तो मुझे जॉब उन्होंने इस शर्त पे दी कि भाई जो जो पूरे कोरियर की सबसे टफ जॉब थी ना, वो जॉब मुझे मिली। और यानी कि उसमें ये था कि सुबह 7 बजे से लेके तो रात 7 बजे तक 2 दफा दुबई से अबू धाबी आना जाना था। उसके बाद भी कुछ स्कूल थे और कुछ बैंक्स थे, उनको भी करना होता था। तो वो एक बंदा जिसके साथ उन्हें मुझे ट्रेनिंग पे लगाया ना, तो वो जॉब ये छोड़ना चाहता था इतनी टफ होने के बाद। लेकिन वो कंपनी उसको कहती थी जब तक अपने इस कोई बंदा ट्रेन नहीं करोगे ना, कि जो ये आपकी फील्ड कर ले, जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने उसकी 3-4 सैलरियां दबा के रखी हुई थी। तो अब वहां जो बंदा उस ट्रेनिंग पे आता था वो भाग जाता था, क्योंकि इतनी टफ ट्रेनिंग थी। तो जब मैंने फिर उसके साथ काम किया, और वो बंदा जो काम करते करते जो जो ड्यूटी टाइमिंग थी सुबह 7 से शाम 7 तक थी, और वो उस बंदे को वो सारे काम खत्म करते करते रात के 9 बज जाते थे। और जब 2-3 दिन बाद उसने ट्रेनिंग दी, उसने गाड़ी मेरे हाथ में दी, और मैंने उसको वो सारे काम मैंने 7 बजे खत्म कर दिए। तो मुझे कहता था, मैं उसको कहता था आप मेरे उस्ताद हो, वो कहता था आप मैं आपका उस्ताद हूँ, आप मेरे उस्ताद हो, मैं तो 9 बजे ये काम खत्म करता हूँ, आप ये 7 बजे कर देते हो। और उसके बाद जब मुझे मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो वही सारे काम मैं 6 बजे खत्म कर देता था, और मेरा सुपरवाइजर कहता था यार तुम 6 बजे आ गए हो सारे काम खत्म करके, अभी 7 बजे का टाइम है, तो बाहर ही रहा करो, इतने तुम काम करते हो, फिर तुम वो कहेंगे कि कहीं और काम पे भेज देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने स्किल्स बहुत दी थी, और बहुत जल्दी हर किसी चीज को पिक करने का, और फिर मैंने काफी अरसा वहां जॉब की एज ए कार कोरियर। तो किसी ने का खूब कहा है, इश्क किया भी तो इजहार ना करना आया,
कट गई उम्र हमें प्यार ना करना आया, उसने मांगी भी तो जुदाई मांगी, हम भी ऐसे सादा थे कि इनकार न करना आया। कोई माजी में कोई ऐसा ऐसा शख्स जो आपको याद हो, इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल, बिल्कुल देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर आता है और मुझे नहीं पता था कि आप ये शेयर करेंगे, लेकिन ये पूरा शेयर उसी चीज़ पे बिल्कुल वहाँ पे फिट आता है। कुछ इसी तरह हुआ, लाइफ़ में कुछ हुआ, बस छोड़ दें क्या, आप उन उन ज़ख्मों को ना छेड़ें। बस जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये है कि बहुत-बहुत यादें अभी भी वाबस्ता हैं, सारी चीज़ें हैं और मेरा ख़्याल है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद जिस प्यार की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो शायद वो अगर अगर मिल जाता तो जो जो कशिश और जो अंदर जो चीज़ें हैं वो अभी भी हैं, वो शायद ना होती। तो आपकी लाइफ के अंदर एक अरबी लोकल हैं, जिनका नाम खलीफा हुसैन हैदर है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, वो खलीफ़ा हुसैन हैदर जो है, जब भी कभी मुझे दुबई में कहीं भी प्रॉब्लम हुई, उस बंदे ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हर दफ़ा साथ दिया। फिर बल्कि जिस वक़्त मैं आरएमएक्स में जॉब कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि खालिद क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं आरएमएक्स में जॉब कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, उसने कहा मेरे पास 50,000 दिरहम है, तो कुछ काम करना चाहते हो? मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं डिसीजन मेकर था और मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैंने जो मेरी ड्रीम जॉब थी आरएमएक्स की, मैंने उसको छोड़ा और मैंने 50,000 दिरहम उससे लिया। वो एज़ ए स्लीपिंग पार्टनर था। मैंने दुबई में डेरा में नाइफ रोड के पीछे एक पार्क है, नाइफ पार्क के पास, वहाँ वही जो मैं काम जानता था डिश एंटीना का, मैंने वो डिश एंटीना की वहाँ शॉप खोली और 1-2 साल उसके साथ मिलके हमने बहुत अच्छे तरीके से वो चलाई। उसके बाद कुछ उसकी मसरूफियात की वजह से उसने कहा कि ठीक है, और मैंने बाकी भी फिर उसने उस 50-50 का हमारा शेयर था, बाद में उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, उसने वो अपना शेयर निकाल लिया, मैंने उसका भी शेयर खरीद लिया और बस उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बस बहुत-बहुत करम किया। अच्छा, तो आपसे ये पूछूँगा मैं कि स्काई विज़न आपकी एक कंपनी है, उसके ओनर कैसे बने? जी, ये मैं जो खलीफा हुसैन हैदर वाली बात कर रहा हूँ ना, तो ये वही स्काई विज़न इलेक्ट्रॉनिक्स थी और इसका नाम भी मैंने चूज़ किया था और ये वही कंपनी थी जो खलीफा हुसैन हैदर के साथ मैंने मिल के बनाई थी, बाद में उसके शेयर्स भी मैंने खरीद लिए और बस उसके बाद मैंने काफ़ी कम से कम 7-8 कंपनीज़ मैंने दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम वहाँ सुकून चाहते हो जहाँ आदम को सज़ा के लिए भेजा गया था। आप दुबई में प्रॉपर्टी के बिज़नेस में कैसे हैं? प्रॉपर्टी के बिज़नेस में मैं कुछ इस तरह आया कि मैं डिश एंटीना का काम करता था, केबल का काम करता था, लेकिन मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता था कि या अल्लाह, मुझे किसी न किसी तरीके से इस काम से निकाल दे, मेरा इसमें दिल मुतमईन नहीं होता था। तो मैं कुछ न कुछ सोचता था कि मैं कुछ करूँ और फिर एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मैं अपने कज़न और भाइयों के साथ मैं इज्तिमा में गया हुआ था। वहाँ पे मैंने कुछ बातें सुनी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के लिए ऐसे किया, ऐसे किया। तो फिर मैंने सोचा कि खालिद, यार तू क्या कर रहा है? ये तू लोगों को नाच-गाना दिखा रहा है। और मैंने विदिन अ सेकंड वहीं इज्तिमा में बैठे हुए फैसला किया और मैंने वो काम छोड़ दिया, बल्कि जितना मेरा स्टाफ था, गाड़ियाँ थी, सब था, मैंने आके उन सबको इज्तिमा के बाहर ही आके कहा, मैंने कहा मैं इस मंथ के एंड तक आपको सैलरीज़ दूँगा और उसके बाद आप अपना देख लें, मैं आज के बाद डिश का काम नहीं करूँगा। क्योंकि मैं वो भी इसलिए कि मुझे पता था मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ थी, मुझे पता था कि मैं काम करने वाला हूँ, मेहनत करने वाला हूँ, मैं कोई भी काम करूँगा, मेरी एक गाड़ी बिकेगी, मेरी दूसरी गाड़ी बिकेगी, तीसरी गाड़ी बिकेगी, तो मैं जब तक मैं अपने आप को स्टैंड कर लूँगा और इसी तरह हुआ कि जब मेरी तीसरी गाड़ी बिकी है और उसके बाद ही मैं फिर स्टैंड हो गया, फिर मैं तो एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूँगा और सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि आप पाकिस्तान में आपका बचपन गुज़रा है, जिस तरीके से आपने मेहनत की और आज जिन बुलंदियों पे आप बैठे हैं, क्या आप पाकिस्तान की आवाम के बारे में कुछ सोचते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आप के सोच भी नहीं होगी कि मैं क्या कुछ चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं किन प्लानिंग्स में हूँ, क्या प्लान्स कर रहा हूँ। बल्कि जो चाहरम तबके के लोग हैं ना, जो कि अंडर 15 जिनकी सैलरीज हैं या 20,000 है, वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं
और उससे भी नीचे लोग, जैसे मैं जब लाहौर आता हूँ तो मैं जब देखता हूँ लोगों को, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है, लोगों के पास रेंट के पैसे नहीं है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि ये इतना प्यारा हमारा मुल्क है, इसमें इतने प्यारे मौसम है, जोग्राफी लिहाज से ये इतना प्यारा है, हर चीज है, और सियासतदानों ने इसको किस लहज पे ला के खड़ा कर दिया है। तो इसमें ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका विजन क्या है पाकिस्तान की आवाम के लिए। आप माशाल्लाह दुबई में सेटल्ड हैं और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचते हैं, तो आप किस विजन के साथ सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है ये खुशहाल कैसे हो सकती जी, मेरे मेरे पास इसके लिए काफ़ी प्लानिंग्स है, आहिस्ता-आहिस्ता मैं बताऊँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने दुबई में देखा है लोगों को ना, कि जिस तरह इसने तरक्की की है और जिस तरह इसने अपनी आवाम को खुश किया है, आप सोच नहीं सकते। दुबई के जो लोकल्स हैं ना, उनकी डीपीज़ पे उनके हुक्मरानों की तस्वीर लगी होती है। और उसके लिए अब हमारे जो हुक्मरानों ने हमारे लिए क्या किया, हमारा मुल्क कितने कर्ज़ों में हमें डाल दिया। अभी आने वाले वक़्त में हमें जो है पर मंथ $2 बिलियन हमें अदा करने हैं, जो कि हम नहीं कर सकते, और अगले कितने महीनों तक करने हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता कि ये जो कर्ज़े इतने आ गए हैं हमारे ऊपर, अगर हम ये अदा नहीं कर सकेंगे, और अगर जब नहीं कर सकेंगे तो हमें कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, और जो चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी वो हमारे जोहरी असासे हैं। ये लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। है। तो आप खालिद अंसारी साहब, आप क्या यंग जनरेशन के लिए क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की जो यूथ है इस हवाले से, कि उन्हें क्या करना चाहिए कि आपकी तरह वो कामयाब हो सकें? कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, मैं यूथ को और यंग जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि मेहनत से काम करें, अपने माँ-बाप को खुश रखें। पाकिस्तान की कौम जो है ना, वो बहुत टैलेंटेड है। मेरा नहीं ख़्याल है कि पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंटेड लोग किसी दुनिया में बसते हैं, और मैं भी इसी कौम का बच्चा हूँ। और मैं भी, और ये क्या हुआ कि मुझे क्या हुआ है कि मैं दुबई आके मेरी स्किल्स पॉलिश हो गई है, और इसी तरह उन नौजवानों की भी स्किल्स पॉलिश करने की ज़रूरत है। और बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। मैं मेरे पास बहुत सारे प्लान्स भी हैं, इंशाल्लाह ताला मैं जल्द पाकिस्तान भी आ रहा हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी से काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इनके आगे एक मिसाल बनना चाहता हूँ कि कैसे कितने नीचे से आके और मेहनत करके, तो मेहनत जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला उसको जो है कामयाबी ज़रूर देता है। मेरा पाकिस्तानी जनरेशन से एक ये सवाल है, 2 चीज़ें मैं कहता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है, तो 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक, आप 8 घंटे जो है ना वो काम करें, बस ज़रूरी है। 8 घंटे, और उसके अलावा अपने माँ-बाप को खुश रखें। और मैं नहीं कहता कि फिर आपको कामयाबी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन 8 घंटे आपको पूरे नेक नीति से काम करना है। अच्छा, तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के सियासतदानों को, जो मुख्तलिफ पार्टीज के यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं पिछले 75 सालों से, उन सियासतदानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं उन सब सियासतदानों को पैगाम देना चाहूँगा। मैं उन सबको कहना चाहूँगा, जो पीछे हो गया, जो कुछ किया, सब भूल जाएँ। किसी को बुरा-भला ना कहें कि आप बुरे हो, आप भले हो, आपने ये किया, आपने ये नहीं किया। बस सब मिल जाओ और इस मुल्क के लिए कुछ करो, इस मुल्क को निकालो। इन इन मुश्किलों से निकालो। इस वक़्त मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं, आम इंसान को नहीं पता कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। बस मेरा इन सब हुक्मरानों को यही है कि सब अपनी दुश्मनियाँ सब कुछ छोड़ दो और आके इस मुल्क के लिए कुछ करो। आखिर में मैं इस शख्सियत के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का आंचल छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर हम जुग जुग से मर मर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं,
इन भूखी प्यासी राहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का है मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत की अस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा। अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत के अजादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब सोहनी राहों की धूल ना फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख ना मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली ना दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त चाहूँगा। आपका अपना राना बाबर मसूद। खुदा हाफ़िज़।